यह कहानी किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां अमर नाम का एक गरीब किसान रहता था। अमर के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी राधा और एक बेटा किशोर था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। अमर के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूँ। चलो एक बार चल के राधा से राय लेकर देखता हूँ वह क्या कहती है। अमर तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाता है। राधा, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अमर की आवाज सुनकर राधा वहां आ जाती है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ राधा, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी यह जाननी है। हाँ बोलिए। राधा, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और किशोर के पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार चाचा से मिल लीजिए। वो तो बहुत अच्छे और नेक दिल है। वो आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ राधा, यह ठीक रहेगा, क्योंकि चाचा अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है राधा, तो मैं कल सुबह सुबह ही चाचा से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह अमर जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह जमींदार को आवाज लगाता है। चाचा, क्या आप घर पर हो? अमर की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ अमर बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ चाचा, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा। बेटा मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अमर फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। चाचा, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूँ करूँ। बेटा? खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो चाचा। चाचा, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। चाचा, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। अमर जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। अजय अपने घर पहुंचकर राधा को सारी बात बता देता है। यह तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। राधा, अब मैं चाचा के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह अमर जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है। काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए राधा को बोलकर जाता हूँ, राधा जरा यहाँ आना। तो अमर को बुलाता सुन राधा वहां आती है। बोली, आपने बुलाया मुझे? तो हाँ राधा, सुनो, चाचा का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और किशोर खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वह लेकर ही जाना। फिर क्या था, अमर अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ, तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। अमर अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। अमर को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता।
सांप के काटने के कुछ समय में ही अमर चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। यहाँ अमर सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह की अब रात हो जाती है और राधा अमर का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख किशोर पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार चाचा के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझकर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। किशोर की बात सुनकर राधा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब राधा देखती है कि अमर अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। राधा जमींदार के घर पहुंचकर उनसे अमर के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? चाचा, अमर कल आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? अमर कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ चाचा, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि अमर कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले राधेश्याम को अमर को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद राधेश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। यह क्या? अमर का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह बात बतानी पड़ेगी। राधेश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। राधेश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है, क्या हुआ राधेश्याम? बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें अमर मिला? राधेश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। राधेश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहां पास में खड़ी राधा भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। राधेश्याम, तुम सबसे पहले डॉक्टर साहब को लेकर वहां पहुंचो। मैं राधा बेटी को लेकर वहां आता हूं। साहब के आते ही राधा वहां से हट जाती है और डॉक्टर साहब अमर की हालत का जायजा लेने लगते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब, अब कैसी है? मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर अमर की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर अमर के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में चला गया है। प्रगाढ़ बेहोशी? यह क्या होता है डॉक्टर साहब? प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में व्यक्ति जीवित तो होता है, परंतु उसके बदन के हिस्से में हलचल नहीं होती है, और यह अब कब होश में आएगा यह भी नहीं कह सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना, बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। डॉक्टर अमर की हालत का जायजा लेकर और दवा देकर वहां से चले गए। फिर कुछ गांव वाले अमर को लाकर उसको उसके घर के बिस्तर पर लिटा देते हैं। देखो राधा बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम अमर की अच्छे से देखभाल करो। देखना, वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और किशोर के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा। पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से राधा को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां किशोर आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर राधा से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, यह पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखोगी, आप घर संभालो कि घर का खर्च देखोगी? माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। किशोर की ऐसी बातें सुन राधा भावुक हो जाती है। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े।
फिर राधा किशोर को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब अमर का ठीक होने का इंतजार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह राधा सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती। हाँ नमस्ते जमींदार चाचा। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ और अमर की तबीयत अब कैसी है? चाचा, अमर एल की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? हूँ। चाचा, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने अमर को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और किशोर की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं चाचा, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगा, अवसर बनाऊंगी। जमींदार राधा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर राधा जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में राधा की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है राधा मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह काम करने इतने दूर जाएगी तो वह अमर का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं राधा को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है राधा बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ चाचा। अब बोलिए ना बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और अमर का दोनों को ख्याल रख पाओगी। चाचा, यह तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ, तो कोई बात नहीं है चाचा, अब खेत मेरे घर से नज़दीक है, वहीं बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं किशोर की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। अमर का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। किशोर की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में यह जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार राधा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूं, तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। राधा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे राधा की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह किशोर की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी माँ। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। राधा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच अमर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर साहब की दवाओं और राधा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक अमर को होश आ गया। अमर को होश में आते देख राधा बहुत खुश हो गई। अजय, तुम्हें होश आ गया, भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। राधा, मैंने तुम्हें और किशोर को बहुत परेशान किया नहीं। अमर, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली, और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अमर धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने राधा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। किशोर की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। राधा का त्याग और अमर का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़कर रखता है। दोस्तों,
तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।